हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि एकात्मक सरकार क्या है। एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एकात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है। एकात्मक सरकार की परिभाषा क्या होती है। देखिए, किसी भी शब्द, वस्तु या विषय के अर्थ और परिभाषा में थोड़ा अंतर होता है। कोई शब्द, मान लीजिए कोई शब्द है जो उसका तात्पर्य निकल रहा है, किसी शब्द का जो उसे देखकर जो तात्पर्य निकल रहा है वो उसका अर्थ कहलाता है। जबकि यदि उस शब्द के या उस विषय वस्तु के हम उसकी सीमाएं, उसके गुण, उसके अर्थ को एक क्रमिक रूप में एक कथन से व्यक्त करें, उसके बारे में एक कथन बना दें, ऐसा कथन जो उस विषय वस्तु का गुण बताता हो, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाएं, उसका अर्थ उस एक कथन से समझ आता हो। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो यूनिफॉर्म में है, स्टूडेंट लग रहा है। तो मान लीजिए कोई शब्द है वो, तो उसे देखते ही हमें, जब वो बैठा है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसने बैग ले रखा है अपना, तो उसे हम देख कर ही समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट है। तो ऐसी शब्द होता है। अगर शब्द को देखकर ही उसे उसे पढ़कर हमें किसी मतलब हमें जो अर्थ मिल रहा है, तो वो उसका अर्थ हुआ। किसी शब्द को देखकर जो हमें तात्पर्य उसका निकल रहा है, जो उसकी मीनिंग निकल रही है, वो उसका अर्थ हुआ। और यदि हम उस बच्चे के बारे में बता दें कि इसका नाम राम है, ये इस क्लास में है, ये बच्चा होशियार है, हमने उसके गुण बता दिए, उसकी प्रकृति बता दी, तो क्या हो गया, उसकी परिभाषा हो गई। यानी अर्थ क्या है, जो सीधे शब्द से तात्पर्य निकल रहा है। जैसे मान लीजिए ये है एकात्मक सरकार, तो एकात्मक सरकार यानी एक सरकार, यानी जो प्रभुत्व है, जो शक्तिशाली है, वो सिर्फ एक सरकार है। सारी कर्ता धर्ता जो है वो एक सरकार है। इस शब्द को देखकर तो ऐसी लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये इसका अर्थ हुआ। जबकि अगर हम इसके कुछ गुण, इसकी विशेषताएं, इसकी सीमाएं, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति को एक कथन में बताएं, तो वो उसकी हुई परिभाषा। तो देखिए, अब हम समझते हैं एकात्मक सरकार का क्या अर्थ है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जहां पर एक शासन, एक सरकार ही सर्वोच्च हो, यानी एक एक सरकार जो बिल्कुल शिखर पर हो, और वो पूरे देश को कंट्रोल कर रही हो, सारी शक्तियां उसके पास हो, पूरे देश के लिए नीतियां वही बनाए। यानी जो स्थानीय सरकार है उसके पास शक्ति ना हो या कम हो, लेकिन जो कर्ता धर्ता है, बिल्कुल शक्तिशाली है, वो केंद्र में एक ही सरकार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार। तो देखिए, एकात्मक सरकार का अर्थ, शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। यानी पूरे देश में जो शासन हो रहा है, उसकी सारी शक्तियां किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास। अब देखते हैं कि एकात्मक सरकार की परिभाषा क्या है। एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्रता रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। यानी देखिए, यानी जैसे आपके पिताजी की सैलरी आई, और उन्होंने अपनी, पिताजी हैं उनके, यानी आपके दादा या आपकी दादी, उनके हाथ में दे दी कि लो, ये मेरी सैलरी है। ऐसे आपके बड़े भाई हों, उनकी सैलरी आई, तो उन्होंने अपने दादी को दे दी। यानी कोई एक मुखिया है, अब जिसने जितना कमाया सब उसको दे दिया। अब वो अपनी इच्छा से कि भाई किसे कितनी ज़रूरत है, या क्या कितना सामान किसके लिए आना है, या किसे कितना धन देना है, बच्चों की यूनिफॉर्म आनी है, घर का राशन आना है, मतलब सब सारा का सारा तो हमने घर के मुखिया को दे दिया, जितना धन कमाया था। अब उसकी जो व्यवस्था है वो मुखिया के पास है। मुखिया चाहे, अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुखिया है, मान लो किसी को कम भी दे दे, तो ये नहीं कह सकते कि तुमने हमें कम दे दिया। अगर ऐसा शासन है,
तो वो है एकात्मक शासन। मान लीजिए अब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है मुखिया, और कोई मतलब आवाज उठा दे कि आपने मुझे कम पैसे दे दिए, तो कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, चलो तो थोड़ा धन आपको हम और देते हैं। तो वो हुआ संघात्मक। यानी जहां पर छोटों की राय ली जाए, उनकी शिकायत पूछी जाए कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो वो संघात्मक। लेकिन जहां पर मुखिया ने कह दिया कि बस इतने रुपए मिलेंगे, ज्यादा करोगे तो ये भी ले लेंगे वापस, तो वहां कौन सा शासन हुआ? एकात्मक शासन। तो जहां ऐसा देश जहां पर शुरू में सारी शक्तियां पहले तो दे दी केंद्र सरकार को, अब केंद्र सरकार की इच्छा है कि वो प्रांत सरकारों को, यानी जो राज्य सरकार हैं, उन्हें कितनी शक्तियां दे, कम कम मात्रा में शक्तियां दे या अधिक मात्रा में शक्तियां दे या बिल्कुल भी ना दे। कहते कि आपके लिए जो नियम कानून है वो हम बनाएंगे। तो यानी शुरू में तो शक्तियां मिल गई केंद्र सरकार को, अब केंद्र सरकार स्वतंत्र है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसे कितनी शक्तियां देगा। तो आई होप आप एकात्मक सरकार की परिभाषा और अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं हम कि एकात्मक जो सरकार है उसके लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी जिसे हम देख के बता सकते हैं अच्छा यहाँ तो एकात्मक सरकार के लक्षण हैं। तो यहाँ क्या है? एकात्मक सरकार। लक्षण यानी जिसे देखकर पता लगे, जिसको बीमारी होती है तो हम कह देते हैं अरे इसे तो ये लक्षण है, तो इसे ये बीमारी हो सकती है। तो लक्षण वे होते हैं जिन्हें देखकर पता लग जाए। तो अब हम कुछ ऐसे लक्षण देखेंगे जिन्हें देखकर हमें ये पता लगे कि यहाँ तो एकात्मक सरकार का शासन है। तो देखिए, एक ऐसा देश जहाँ पर केवल एक सरकार हो और वही पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाती हो, कानून बनाती हो और उन कानून का पूरे देश में क्रियान्वयन यानी लागू करवाती हो, तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है? एकात्मक सरकार। तो देखिए अब हम देखते हैं एकात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं। देखिए जहां पर एक राज्य एक सरकार हो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि राज्य के का क्या अर्थ है। तो देखिए राज्य का जो शब्द माने तो उसका दो अर्थ हैं, एक संकल्पना के तौर पर, एक व्यवहार में। संकल्पना में राज्य किसी देश के लिए या किसी राष्ट्र के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें, जो हम व्यवहार में यूज करते हैं, तो हम राज्य प्रांतीय सरकारों के लिए करते हैं, यानी प्रांतों के लिए करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी प्रांतों के लिए हम क्या यूज करते हैं? राज्य। लेकिन अगर हम संकल्पना के तौर पर देखें तो जो राज्य है वो किसी देश या किसी राष्ट्र को संबोधित करता है। तो देखिए जहां पर एक राज्य है यानी एक राष्ट्र और एक सरकार, पूरे देश में सर्वोच्च है या फिर जो मतलब मुख्य रूप से एक सरकार होगी, पूरे देश को जो कंट्रोल करेगी एक सरकार। शासन की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी अधिकार हैं, वो सारे के सारे उस एक सरकार के पास ही होंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, पहला था एक राज्य एक सरकार, फिर है शक्तियों का केंद्रीकरण। यानी जो एक राज्य में एक सरकार है तो पूरे जो देश में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब कहाँ होंगी? केंद्र के पास, यानी जितनी भी शक्तियां उन सबका केंद्रीकरण हो रहा होगा। यानी पूरा देश ये, और यहाँ पे बस एक सरकार, तो जितनी भी शक्तियां हैं सब किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? केंद्रीकरण। यानी सब कुछ केंद्र की ओर आ रहा है, यानी जितनी शक्तियां हैं सब केंद्र की ओर आ रही हैं, यानी शक्तियों का क्या है वहां पर? केंद्रीकरण। नेक्स्ट, एकात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका होती है। देखिए जब एक राज्य में एक सरकार है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, यानी पूरे देश के लिए जो नीतियां बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, वो बस एक सरकार बना रही है। जो उन्होंने कानून बनाए हैं वो पूरे देश में लागू भी एक ही सरकार करा रही है। यानी जब सब कुछ एक ही सरकार कर रही है तो वहां पे एक ही विधायिका होगी। जब एक सरकार ही सारी नीतियां बना रही है
तो बस उस सरकार के लिए एक ही विधायिका होगी, एक सरकार की एक विधायिका, और जो कानून को लागू करवा रही है वो भी वही सरकार करा रही है, तो फिर कार्यपालिका भी एक ही हो गई। तो वहां पर एक कार्यपालिका, एक ही न्यायपालिका और एक ही विधायिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान। देखिए वहां का जो संविधान होगा वो एकात्मक होगा। एकात्मक संविधान के आधार पर ही राज्य व्यवस्था में की प्रकृति भी एकात्मक होगी। यानी अगर एकात्मक संविधान होगा तो सरकार जो होगी वो भी एकात्मक ही होगी। अब दूसरा देखते हैं कि संविधान लिखित होगा या अलिखित। जैसे कि हमने लिखित और अलिखित संविधान में जब अंतर किया था तो हमने लिखा था कि जहां पर एकात्मक सरकार होती है वहां पर संविधान अलिखित होता है, जैसे ब्रिटेन भी हमने उदाहरण बताया था। लेकिन देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि फ्रांस, जो फ्रांस में है वहां पर लिखित संविधान है। तो इसे देखते हुए तो ये लगता है कि एकात्मक शासन में ज्यादातर तो अलिखित संविधान होंगे, लेकिन कुछ देशों में लिखित संविधान भी है, उदाहरण के लिए जैसे फ्रांस। तो नेक्स्ट देखते हैं एकल नागरिकता। देखिए जो जहाँ पे संघात्मक शासन होता है तो केंद्र में एक सरकार और राज्यों में अलग अलग सरकार। तो जैसे अमेरिका है, तो जो अमेरिका में जो राज्य हैं उनकी अलग से नागरिकता है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में ऐसा संघात्मक सिस्टम होता अमेरिका जैसा, तो क्या होता, जैसे ये उत्तर प्रदेश का नागरिक, ये बिहार का नागरिक, ये महाराष्ट्र का नागरिक, मतलब राज्यों की भी अलग अलग नागरिकता होती। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। अगली क्लासेस में हम बताएंगे कि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें कौन सी प्रणाली है, एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है। तो खैर इसका वर्णन तो हम अगली क्लासेस में करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि एकल नागरिकता यानी जो देश, जब एक सरकार है, जब राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है, वहां पे विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता भी क्या होगी। तो जब एक राज्य एक सरकार, तो वहां पे जो नागरिकता है वो भी एक ही होगी, क्योंकि वहां पे शक्तियों का बंटवारा नहीं है। जो राज्य अपने नागरिकों को अलग से नागरिकता दे दे, वहां पे शक्तियों का इस तरह का बंटवारा नहीं है। तो वहां पे नागरिकता एक ही पाई जाती है, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। नेक्स्ट है शासन का सर्वोच्च अंग होता है संसद। देखिए ये मैंने आपको लिखित अलिखित में बताया था कि अगर जो एकात्मक शासन में जो होता है वो अलिखित संविधान होता है और वहां पर संविधान को सर्वोच्च नहीं मानते। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एकात्मक शासन होता है वहां पे संसद सर्वोच्च होती है। संसद यानी जहां पर सरकार होगी जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभुत्वशाली है। तो वहां पर ऐसा एकात्मक सरकार में सर्वोच्च क्या होगी, संसद, ना कि संविधान। तो चलिए अब हम कुछ एकात्मक सरकार के गुण और उसकी सीमाएं देखते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य हो उसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों होते हैं, यानी उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो एकात्मक सरकार है उसके उसमें क्या गुण हैं और उसमें क्या अवगुण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकात्मक सरकार से होने वाले लाभ या एकात्मक सरकार के गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता। देखिए एक संविधान होगा, एकल नागरिकता यानी पूरे देश के लिए एक सा कानून, पूरे सभी की एक नागरिकता। जैसे हमारे भारत में देख लो, जैसे कहते हैं हम भारतीय हैं तो सब में एक राष्ट्रीयता की भावना जाती है कि हम एक भारतीय हैं। तो इसी तरीके से एक एकल नागरिकता होती है, सबके लिए एक जैसी कानून व्यवस्था है, सबको एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। न्याय व्यवस्था है वो सभी की एक जैसी है। तो सब में क्या होगी, एक राष्ट्रीय भावना होगी। सब में क्या होगी, एक राष्ट्रीय भावना होगी। किसके लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि सभी को क्या मिल रहा है, एक समान मिल रहा है। चाहे नीतियां हो, कानून हो, नीतियों का लाभ हो, न्याय हो, सबको एक समान मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, राष्ट्र के लिए एक मतलब
एक गर्व महसूस होता है। जबकि मान लीजिए अगर आप ही सोचिए ऐसा होने लगे, जैसे मान लीजिए भारत में कि एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश वालों को इतना लाभ दीजिए लेकिन महाराष्ट्र वालों को थोड़ा कम दो, तो जो गुस्सा होता है वो किसके लिए निकलता है? तो सरकार के लिए। सरकार के लिए हम मतलब एक राष्ट्र भावना नहीं होती, थोड़ी मांगे उठने लगती हैं, संघर्ष पैदा हो जाता है। तो ये कब होता है? जब नीतियां एक जैसी ना हो। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल बताया था, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भी सभी के लिए एक समान कानून होते हैं। तो देखिए, जो एकात्मक सरकार है उसमें सबके लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसे सभी के लिए नीतियां होंगी, तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक सरकार एक सरकार होगी जो पूरे देश के लिए एक समान कानून एवं नीतियां बनाएगी। तो देखिए, पहली विशेषता क्या हुई कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत होगी, ये गुण हो गया इसका। दूसरा इसका गुण ये है कि केवल एक सरकार ही पूरे देश के लिए नीतियां बना देती है और नीतियों का क्रियान्वयन भी करती है। तो इसका सेकंड गुण था। थर्ड देखते हैं, दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन। देखिए, दक्ष यानी बहुत ही दक्ष है, बढ़िया। कार्यकुशल यानी उसमें उनके कार्य में कोई कमी नहीं है, ऐसा प्रशासन है। अब ऐसा प्रशासन क्यों है? देखें, जैसे कोई कानून बनाना है, जैसे केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, अगर राज्य को भी थोड़ी शक्ति होगी तो वो कुछ राज्य मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कानून हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ी देरी होती है उन्हें समझाने में, तो मतलब बहुत टाइम लगता है। जबकि जब एक ही सरकार होगी, वो एकदम से कानून बनाएगी, पूरे देश में लागू करेगी। तो क्या हुआ, निर्णय तेज हुआ। जब इस तरीके का निर्णय हो कि एकदम कानून बना और लागू हो गया, किसी की कोई प्रति मतलब कोई संघर्ष नहीं, कोई मतभेद नहीं, तो ऐसे शासन को हम क्या कहते हैं? दक्ष एवं कार्यकुशल। यानी जो भी जो सरकार कार्य करेगी उसमें कोई बाधा नहीं है। सरकार इतना दक्ष है, इतनी सरकार कि जो भी कानून बना रही है कोई बीच में मतभेद ही नहीं है, नीतियां बन रही हैं, लागू हो रही हैं, कोई डिले नहीं हो रहा। तो ये क्या माना जाता है कि ये दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन है। नेक्स्ट देखते हैं, संकट काल के लिए उपयुक्त। देखिए, मान लीजिए किसी देश के किसी भाग में संकट उत्पन्न हो गया है। अब वहां जो मतलब संकट है उससे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कुछ मान लीजिए कोई नीति बनानी है ना। तो क्या होता है, वहां के जो प्रांतीय सरकार है उससे सलाह लेनी पड़ती है। अब शायद वो मना कर दे सलाह, मतलब कि ऐसी तुम नीति मत बनाओ या फिर ऐसे मत करो। जब उसके पास अधिकार है तो वो अपने अधिकार के अनुसार अपनी मांग रख सकता है। लेकिन अगर सरकार एक ही है तो जहाँ पे थोड़ा संकट का लगा या फिर थोड़ी गड़बड़ दिखी, तुरंत वहां के लिए नीति सरकार बना सकती है। यानी संकट काल है, संकट काल में कोई एकदम से निर्णय लेना है, कोई निर्णय एकदम लेना है संकट काल में, तो उस टाइम प्रांतों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कोई ऐसा संकट का मामला, उसमें एकदम नीति बनानी है, लेकिन उसमें जो प्रांतीय सरकार हैं, जो राज्य सरकार हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी सलाह लेनी आवश्यक है। अब मान लीजिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि वो मना कर दें, और उन जब तक वे हाँ नहीं करेंगे तब तक वो कानून बनेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि संकट ही निकल जाएगा लेकिन कानून नहीं बनेगा। लेकिन जब एक सरकार होगी तब क्या होगा, जो एक सरकार है वो तुरंत अपना कानून बनाएगी, उसका क्रियान्वयन करेगी, उसे लागू करेगी। तो इसका एक ये बेनिफिट है। फिर है नेक्स्ट, लचीला शासन। देखिए, यानी हमें ऐसा लग रहा कि इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। अब ऐसी चीज नहीं रही है या फिर कोई नया कानून जोड़ना है, तो फिर अगर अगर संविधान कठिन है तो शासन भी कठिन हो जाता है। जल्दी से कोई संशोधन नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं बना सकते। लेकिन अगर लचीला संविधान है
अब एकात्मक सरकार में लचीला संविधान होता है, तो जहाँ पे एकात्मक सरकार वहां पर एकात्मक संविधान, और जहाँ पे एकात्मक सरकार वहां पर लचीला संविधान, और जहाँ पर लचीला संविधान वहां पे कानून आसानी से बन सकते हैं और संशोधन भी आराम से हो सकते हैं, इतनी कोई बाधा उसमें या फिर उसमें कुछ जटिल प्रक्रियाएं नहीं होती। तो ये हो गया लचीला शासन। कम खर्चीला शासन। अब देखिए, सबसे पहले क्या सोचिए कि एक केंद्र सरकार हो गई, उसके लिए विधायिका, कार्यपालिका, उसके लिए न्यायपालिका, उन सब के लिए इमारतें बनेंगी, कितना खर्चा है। फिर उसके बाद हर प्रांत में यही प्रोसेस, तो कितना खर्चा हुआ। लेकिन जो एकात्मक सरकार है, उसमें मैंने बताया था अभी, उसमें बस एक ही न्यायपालिका होती है, एक ही कार्यपालिका और एक ही विधायिका, तो उसमें जो प्रांतों में जो खर्चा था वो बच जाता है। तो एकात्मक सरकार कैसी सरकार हुई, ये हुई खर्चा बचाने वाली। यानी जब विधायिका एक है, कार्यपालिका एक है, तो फिर जो जो संघात्मक में होता है कि यही प्रक्रिया प्रांतों में भी होगी, तो ये एकात्मक में बच गई, तो एकात्मक में धन भी कम खर्च हुआ। तो इसलिए कैसी सरकार होती है ये, कम खर्चे वाली, यानी कम खर्चीला शासन माना जाता है ये। नेक्स्ट है, केंद्र एवं प्रांत सरकारों के मध्य विवाद न्यूनतम होते हैं। देखिए, अगर कहीं पे संघवाद है, यानी जितनी शक्तियां केंद्र के पास है लगभग उतनी शक्तियां प्रांतों के पास हैं, तो केंद्र ने कोई नीतियां बनाई, कोई नीति बना दी पूरे देश के लिए, तो हो सकता है कुछ राज्य विरोध कर दें कि नहीं, हमें नहीं ये नीति बनवानी, या फिर इसमें हमारा नुकसान है, हम ये लागू नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, उससे उनमें संघर्ष हो रहा है, केंद्र में और राज्यों में मतभेद है, यानी दोनों की जो मतलब मांग है वो मिल नहीं रही है, दोनों के जो विचार हैं वो मिल नहीं रहे, उसमें मतभेद हो गया है। लेकिन जब केंद्र जो एकात्मक सरकार होती है, तो वहां पे प्रांत सरकार का कोई शक्ति है ही नहीं। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, अब जो प्रांत सरकार है उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि तुमने ये कानून कैसे बना दिया, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, या इसे हम लागू नहीं करेंगे, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं उनके पास। तो फिर क्या होगा, उसने एकात्मक सरकार ने नीति बनाई, नीति लागू हो गई, कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ। फिर है लास्ट, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेश नीति। देखिए, अब जब एक इतनी प्रभावशाली सरकार होगी जिसका पूरे जो देश है उसमें सबसे शक्तिशाली है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे से निभा सकेगी। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट आना है, कि केंद्र सरकार ने तो कह दिया हाँ आ जाओ, यहाँ पे अपना फैक्ट्री वगैरह लगा लो, तो देखिए केंद्र ने तो कह दिया कि आप यहाँ आइए, यहाँ पर अपना प्लांट लगाइए, लेकिन जो राज्य सरकार है वो मान ही नहीं रही कि ये तो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, या फिर ये हमारे जो मतलब भौगोलिक स्थिति है उसके अनुकूल नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं रहेगा, ये हमारे अधिकारों का थोड़ा हनन है। इस तरीके से मतलब केंद्र में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, कोई आंदोलन वगैरह हो सकता है। कब, यदि प्रांत को भी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ही सबसे प्रभावशाली है, उसके आगे किसी को इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो उसके निर्णय को पलट दे, तो वहां पर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट आया, केंद्र सरकार ने कह दिया, बता दिया कि आप वहां लगाइए, तो वहां पर कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। तो जब ऐसी सरकार होगी तो क्या होगा, जो विदेश नीति है वो मजबूत होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होंगे। तो देखिए ये थे एकात्मक सरकार के गुण। और जब गुण हैं तो कुछ अवगुण भी जरूर होंगे, कुछ सीमाएं भी जरूर होंगी। तो चलिए अब हम अध्ययन करते हैं कि एकात्मक सरकार में क्या सीमाएं हैं, क्या उसमें उसके दोष हैं। वहां पर तानाशाही या फिर निरंकुशता की भावना पनपने लगती है, यानी जब एक सरकार ही सब कुछ है, सर्वोच्च है, तो देखिए सभी में अहंकार आ जाता है, यानी थोड़ा बहुत अगर किसी को सम्मान अधिक मिले तो क्या हो जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है। तो जब एक देश की एक सरकार
जो कि इतनी शक्तिशाली है, इतनी सर्वोच्च है, तो फिर उसमें भी क्या आने लगता है, थोड़ी निरंकुशता आने लगती है, तानाशाही। यानी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, कुछ ऐसी भावना आने लगती है। तो ऐसी भावना क्या कहते हैं, जब ऐसी भावना शासन में आने लगे तो उसे क्या कहते हैं, निरंकुशता या फिर तानाशाही। जब किसी सरकार में तानाशाही की भावना आने लगती है तो क्या होता है, वहां पर प्रादेशिक सरकार जो है उसके व्यक्तित्व और स्वतंत्रता को कुचलने वाली हो जाती है सरकार। यानी फिर भी वो ये नहीं देखती कि प्रांतों के लिए क्या सही है, फिर वो जनता के लिए कार्य नहीं करती, फिर वो अपने लिए कार्य करती है। यानी प्रांत की क्या आवश्यकता है, उसे क्या शिकायतें हैं, वो इन सब पर ध्यान नहीं देती। वो बस उसमें बस खुद को पोषक करने लगती है। वो जनता के हित के लिए कार्य नहीं करती। तो उससे क्या होता है, जो प्रादेशिक सरकारें हैं उनके व्यक्तित्व और उनका जो स्वतंत्रता है उसको कुचल देती है। यानी जो प्रादेशिक सरकार है वो कुछ मांग नहीं कर सकती कि हमारे प्रदेश में या फिर हमारे राज्य में ये दिक्कत है, इसका अनुदान कुछ कुछ वो मांग नहीं कर सकती। तो फिर उसका औचित्य ही क्या रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के पास अधिक कार्यभार हो जाता है। देखिए, जब सब कुछ एक ही सरकार को करना है तो जाहिर सी बात है जो सरकार है उसके पास थोड़ा जो बर्डन हो जाएगा उसके कार्यों का। पूरे देश के लिए नीतियां उसे ही बनानी है, नीतियों का क्रियान्वयन भी उसे ही करना है पूरे देश के लिए। अगर वहाँ पे प्रादेशिक सरकार होती, वहाँ पे थोड़ी संघात्मक होता तो क्या होता, जो राज्य सरकारें हैं वे भी नीतियां बनाती, तो जो केंद्र सरकार है उसके कंधों पर देश का कुछ कम काम हो जाता। यानी वहां पर क्या होता, जब शक्ति का बंटवारा होता है तो कार्यों का भी बंटवारा हो जाता है। लेकिन जब सरकार ही एक है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, सबसे सर्वोच्च वही है, सबके लिए नीतियां कानून उसे ही बनाना है, तो क्या होगा, कार्यभार बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए घर की एक रसोई है जिसमें सभी स्त्रियां मिलकर कार्य कर रही हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं जो कह रहे हैं कह रहे लाओ मटर हम छील देंगे या ये काम हम कर देंगे, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी थकेगा नहीं। लेकिन अगर सब काम एक, मान लीजिए कोई स्त्री खुद ही कह दे कि नहीं नहीं सारा काम मैं ही करूंगी बस, तब क्या होगा, उसके कंधों पर बहुत कार्य हो जाएगा, तो वो कार्य फिर ठीक से नहीं कर पाएगी। तो यही होता है एकात्मक सरकार में, सारा कार्यभार किसके ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर। तो कभी कभी केंद्र सरकार इतना कार्य नहीं संभाल पाती, तो ये इसका एक दोष है। नेक्स्ट देखिए, बड़े क्षेत्र और अधिक जनसंख्या। यानी ऐसे देश जो आकार में बड़े हैं, अधिक जनसंख्या है और उसमें विविधता बहुत अधिक है। जैसे हमारे भारत में देख लीजिए विविधता कितनी है और आकार भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, विश्व में प्रथम नंबर पर है जनसंख्या में। तो देखिए, बड़े क्षेत्र, अधिक जनसंख्या और विविधता वाले देशों के लिए उपयुक्त नहीं। यानी जो देश आकार में बड़े हैं, जनसंख्या बहुत अधिक है, विविधता बहुत है, तो उसमें ये फेल हो जाती है एकात्मक सरकार। क्यों, देखिए आकार बड़ा है, एक सरकार कहाँ तक संभाल लेगी, जनसंख्या बहुत अधिक है तो कितना कार्यभार बढ़ेगा जनसंख्या के अनुसार। दूसरी विविधता, जो कि बहुत ही मुख्य पॉइंट है। देखिए, विविधता विविधता क्षेत्र में भी होती है, विविधता जनजाति वगैरह भी होती है। अब देखिए सबका अलग अलग बिहेव है। मान लीजिए कोई एक नीति ऐसी बना दी जाए कि सभी शाकाहारी रहेंगे। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कृषि नहीं हो रही, मछली पालन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर तो ये नीति लागू नहीं हो सकती। तो ऐसी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, देखिए विविधता इस तरीके की। अब जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पर बाढ़ का प्रबंधन किया जाता है, और जहाँ पे सूखा है, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पीने के पानी का प्रबंधन किया जाता है। अब जब विविधता होगी तब कैसे होगा, केंद्र सरकार कैसे बनाएगी, जब पूरे देश के लिए एक नीति बनानी है या तो वो दोनों नीति चला दे,
कि एक तरफ बाढ़ का प्रबंधन भी करते रहो और एक तरफ पीने के पानी की व्यवस्था भी करते रहो। तो ये एकात्मक सरकार के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर संघात्मक सरकार होती तो क्या होता कि ये अधिकार उन्हें दे दिया जाता या फिर उनके लिए अलग से नीति बना दिया जाती, क्योंकि वहां पर जो कार्य होता है वो आपसी सलाह से होता है, एक दूसरे की सलाह लेकर। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, शासन एवं आम जनता के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका राजनीतिक पतन का खतरा बढ़ जाता है। देखिए जब जो एकात्मक सरकार है उसमें तानाशाही आ रही है, वो जनता के लिए नहीं सोच रही, तो क्या होता है, आखिरकार जनता में आक्रोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब सरकार जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रही और जो कर रही है वो जनता के लिए उपयोगी नहीं है, कुछ ऐसी नीतियां बना रही है, तो तब क्या होता है, जनता में आक्रोश बढ़ जाता है और राजनीति का पतन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरशाही की पोषक। देखिए एकात्मक सरकार जो होती है वो स्थानीय जो शासन है उस पर इतना ध्यान नहीं देती। जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या शिकायतें हैं, उसका ध्यान नहीं देती। जो स्थानीय शासन है उसके महत्व को घटाती है। तो उससे क्या होता है, जो रूट लेवल है यानी जनता, बिल्कुल जनता जो निचले स्तर पर जाकर जनता की क्या आवश्यकताएं हैं इसका पता नहीं लग पाता। तो क्या होता है, सिर्फ नौकरशाह जो नौकरशाही में है उनका ही भला होता है। जब सरकार को यही नहीं पता कि जो निचले स्तर पे सबसे लास्ट में जो जनसंख्या है उसे लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी सारी शिकायतें दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, नीतियों का उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा हैं, वो तो सबसे पीक पर हैं, शिखर पर हैं। अब उन्हें क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है। वही बात, दिए तले अंधेरा। अब सर्वे सर्वा एकात्मक सरकार, अब जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका कोई फर्क, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा। तो उससे क्या होता है, सिर्फ नौकरशाही को पोषक मिलता है, जनता को उससे लाभ नहीं मिल पाता। तो आई होप आज हमने पढ़ा एकात्मक सरकार की का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या हैं, एकात्मक सरकार के लाभ और दोष क्या हैं। आई होप आपको हमारी क्लास आज अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।